नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान, जिसमें हम इकाई 1 है ना। इकाई 1 क्या है, जिसमें अंतर्गत आते हैं जीवों का विकास, अम्ल, क्षारक और लवण, और साथ ही साथ ऊष्मा और तापमान। ये तीनों टॉपिक जो है, तीनों अध्याय जो है एक साथ कवर करेंगे। तीनों में से 12 नंबर का आ रहा है ना, जिसमें 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। 3 त्रिक 9 और ये 3 12। मतलब हमको इसमें 1 नंबर के प्रश्न जैसे कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये तीनों देखना है अध्याय 1, 2 और 3 में। साथ ही साथ लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्योंकि 2 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को जोड़कर एक लघुत्तरीय प्रश्न भी बना सकता है, जो कि आपको 3 नंबर में देगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, इकाई 1 जीवों का विकास और ऊष्मा और तापमान और अम्ल, क्षारक और लवण, ठीक है, ये तीनों चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जीवों का विकास है ना। जीवों का विकास है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप है बनी है, ठीक है। तो जो आधुनिक जो हम देखते हैं कि पालतू कुत्ते जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, पोमेरियन हो गया, ऐसे सब कुत्ते होते हैं जो कि नेचुरली तो नहीं आए हैं, है ना, मतलब प्राकृतिक तरीके से तो नहीं आए हैं, कृत्रिम तरीके से 2-3 कुत्तों के जो क्या होते हैं ब्रीड जो है क्रॉस करके बनाया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम चयन से बने हैं, ठीक है। कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने, चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए हैं। ये किसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है ये, समजात अंग। क्या, समजात अंग। जैसे कि कुत्ते और भेड़ के अग्रपाद क्या है, चलने के लिए, क्योंकि पहले देखना आगे पाद। वैसे ही वेल के अग्रपाद क्या है, तैरने के लिए, लेकिन चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, उड़ने के लिए। तीनों के अग्रपाद है लेकिन आगे के पैर है, लेकिन तीनों के काम अलग अलग है। जैसे कि वेल जो है पानी में अग्रपाद से तैरता है, चमगादड़ जो है अग्रपाद से उड़ता है, और कुत्ते और भेड़ अग्रपाद से क्या करते हैं, चलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, समजात अंग है, लेकिन उनके काम अलग अलग है, तो इनको हम समजात अंग बोलते हैं। 2019 के सेट बी में हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पूरे जितने भी पिछले साल के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कवर करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड में अधिकतर क्या करता है कि जितने भी पिछले साल में, 5 साल में, 8 साल में पूछे गए हैं उसको ही रिपीट करता है अधिकतम केसेस, अधिकतर केसेस में। तो आप हम क्या करेंगे कि पिछले जो रिपीट है वो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं। समवृत्ति मतलब जैसे कि देखिए यहां पर तीसरा में चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े, बोगेनविलिया के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। समवृत्ति संरचनाएं। अब समवृत्ति संरचनाएं जो है ना, हमको ठीक समान संरचना जिसको हम बोल सकते हैं। चमगादड़ के पंख देखिए और तितली के पंख लगभग समान होते हैं, लेकिन मनुष्य के फेफड़े और मछली के गलफड़े दोनों अलग अलग हैं, है ना। बोगेनविलिया के कांटे और लौकी के तंतु दोनों अलग अलग है। चमगादड़ के पंख और घोड़े के पंख समृद्ध संरचनाएं हैं, ठीक है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। उसके बाद देखिए क्या है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है, डार्विन ने क्या किया था, अपनी यात्रा जो किए थे उसके दौरान उन्होंने जो भी अवलोकन किया था उस पर आधारित है। तो एकदम इजी यहां पर दिया हुआ है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों पर, 4 का ए, ठीक है। इसके बाद देखिए, वे अंग जो समान आधारभूत उत्पत्ति व संरचना प्रकट करते हैं कहलाते हैं। समान आधारभूत उत्पत्ति मतलब जिनका की क्या है कि काम जो है समान आधारभूत उत्पत्ति और संरचना, उनकी संरचना क्या होती है, सेम होती है ना। समान आधारभूत उत्पत्ति और संरचना तो प्रकट करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि उनकी उत्पत्ति और संरचना दोनों क्या है, सेम है। तो क्या कहलाते हैं वे, समजात अंग। क्या कहलाते हैं, समजात अंग, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति और संरचना दोनों क्या है, समान है, समान प्रकट होती है, समान दिखती है आधारभूत संरचना और उत्पत्ति, तो उनको हम क्या बोलते हैं, समजात अंग। उसके बाद देखिए और क्या है, डार्विन के जहाज का क्या नाम था, डार्विन के जहाज का क्या नाम था बच्चों, बीगल। क्या नाम था, बीगल। डार्विन के जहाज का नाम बीगल था। और डार्विन के
गैलापागोस के पक्षी का अध्ययन ने गैलापागोस के पक्षी का अध्ययन किया। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहे हैं, गैलापागोस पक्षी जो है उसका अध्ययन किया किस पर, फिंच पर। किस पर, फिंच, है ना। डायनासोर युग का पौधा है, डायनासोर के युग में कौन सा पौधा था, गिंको। क्या, गिंको। तो ये सब क्या है आपको याद रखना है ना। ये आप बोल सकते हैं जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको याद रखना ही है आपको। 1 नंबर के प्रश्न है, देखिए 2024 में सेट ए और बी, इसमें 1 नंबर का यहां से दे ही दिया, तीनों से 1-1 नंबर का आने वाला है। मतलब 1 नंबर का इन्हीं जितने मैं बताया, ये 9 जो आपके क्या है प्रश्न उत्तर है, सही विकल्प चुनिए, यहां से आने ही वाला है। साथ ही साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए भी आप, जैसे कि जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके कहलाता है जैविक प्रजाति। क्या कहलाता है, जैविक प्रजाति। 2 जीवों के पूर्वज एक परंतु कार्य अलग अलग। क्या, 2 जीवों के पूर्वज एक परंतु कार्य अलग अलग क्या है, समजात लक्षण दर्शाता है। जैसे कि हमने यहां पर समजात अंग की बात किया, देखिए 2 अंग जो समान है, वे अंग जो समान है और संरचना भी, उत्पत्ति भी समान है, संरचना भी समान है, क्या कहलाते हैं, समजात। मतलब एक ही जात के हैं लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, समजात। पूर्वज एक, उनका जात एक हो गया। फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली विविधता को दर्शाता है। चोंच में क्या है, अंतर उनकी पाई जाने वाली विविधता को दर्शाता है। कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, है ना, युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण खाली स्थान है। क्या है उसका कारण, विविधता। चिड़िया के पंख और कीट के पंख खाली स्थान है, चिड़िया के पंख का समरूप अंग है। ठीक है, बाह्य कान की मांसपेशियां मनुष्य में अवशेषी अंग है। बाह्य कान की मांसपेशियां क्या है, मनुष्य में अवशेषी अंग है, जिसका भी कोई काम नहीं रह गया। अवशेषी अंग क्या होते हैं, हम आगे देखते हैं अवशेषी अंग क्या होते हैं, किसको बोलते हैं अवशेषी अंग। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, पहला प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुत्तों के बारे में, क्या, कुत्तों के बारे में, डॉग्स के बारे में, कि जिन डॉग्स को आप देखते हैं पालतू कुत्ते जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं अलग अलग, वो क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से ब्रीडिंग करा के, क्रॉस ब्रीडिंग करा के उनको क्या किया गया है, उत्पन्न किया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम चयन। अब प्राकृतिक चयन प्रकृति में होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्रकृति में होने वाली चयन प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप लक्षणों का चयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन। ठीक है, बहुत ही सरल है क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है ना, अति लघु उत्तरीय बच्चों, अति लघु उत्तरीय। ऐसे क्या है, जैसे प्राकृतिक चयन और क्या बोलते हैं कृत्रिम चयन, दोनों को जोड़ के एक प्रश्न बना देगा। जैसे अनुकूलन किसे कहते हैं, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। मतलब उस जो वातावरण है ना, उसके अनुकूलित क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन। ठीक है, और देखिए क्या है, एक प्रश्न है हमारे पास 2025 के सेट बी में आया है, कृत्रिम चयन और प्राकृतिक चयन में 3 अंतर लिखिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप कृत्रिम चयन प्राकृतिक चयन आपको अच्छे से पता है तो आप उसमें अंतर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यह मनुष्यों द्वारा संपन्न किया जाता है, क्या, कृत्रिम चयन, जिसको हम अपने से बनाते हैं, इसे प्रकृति स्वयं संपन्न करती है। ठीक है, इसके द्वारा वांछित लक्षणों को जीव प्राप्त किए जाते हैं, इसके द्वारा वांछित लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इससे क्या करते हैं, हम लक्षण के जीव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए वांछित लक्षणों के जीव उत्पन्न नहीं किए जा सकते। इसकी गति तेज होती है, इसकी गति धीमी होती है, क्योंकि कृत्रिम जो मनुष्य जो बनाते हैं अधिकतर देखना वो फास्ट हो जाता है ना, मतलब चीजें क्या करते हैं, कृत्रिम चयन जल्दी होती है और जो प्राकृतिक चीजें होती है वो धीमी होती है। जैसे कि मान के चलो हम जीवों का विकास के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक मनुष्य का उत्पत्ति जो है धीरे धीरे हुआ है ना, और जैसे कि डायनासोर है आज के डेट में वो विलुप्त हो चुका है, वो भी धीरे धीरे हुआ था लेकिन विलुप्त हो गया था। तो चीजें जैसे देखिए मनुष्य और अन्य जीव है ना, जो धीरे धीरे मनुष्य बने, एक ही बार में सीधा आदमी बन गया क्या, नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, धान और गेहूं की कई किस्में जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जैसे कि धान और जैसे कि चावल, धान का क्या है, चावल है, तो मोटा चावल, पतला चावल, जैसे कि आप देखते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि धान जैसे कि
पहले जो भी रहा होगा, लेकिन मनुष्य उसमें कृत्रिम चयन कर करके, परिवर्तन कर करके आज उसको अलग अलग प्रकार के चावल बना चुका है, अलग अलग प्रकार के गेहूं बना चुका है ना। तो मनुष्य क्या है, बहुत ही जल्दी कर लेते हैं चीजों को, जो कृत्रिम चयन होता है बहुत ही तेज गति से होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था हमारे पास, जिसमें आप 3 नंबर पूरे पूरे ला सकते हैं। समजात अंग से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्या समजात अंग, उसके साथ ही दिया हुआ है अवशेषी अंग, समृद्ध अंग। ठीक है, समृद्धि अंग 2018 सेट ABC जिसमें समृद्धि अंग, समजात अंग आया था, और 2025 के सेट C में आया था क्या, अवशेषी अंग। तो समजात अंग, जैसे मैंने अभी अभी बताया, समान जात जिनके पूर्वज अलग है लेकिन काम एक जैसा करते हैं। ठीक है, सॉरी, पूर्वज एक है लेकिन कार्य अलग अलग करते हैं ना, तो उसको हम समजात क्या बोलते हैं, अंग या फिर समजात वंश। ठीक है, अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। जंतुओं तथा जीवों के वे अंग, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग जिनकी संरचनाएं, जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए बाह्य रूप में दिखाई देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग, वो अंग जो उत्पत्ति और रचना में तो समान दिखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप में अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तथा अंगों की यह समानता समजातता कहलाती है। क्या, होमोलॉजी। क्या कहलाती है, समजातता, होमोलॉजी। ठीक है, मेढक के अग्रपाद, सिल फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद तथा मोल के अग्रपाद समजात के अंगों के उदाहरण है, क्योंकि ये समान अस्थियों, ह्यूमरस, रेडियस, अलन, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा उंगलियों के बने होते हैं। ठीक है, उंगलियां किसके बारे में बात हो रही है, मनुष्य के हाथ। मेढक के अग्रपाद क्या है, जैसे कि मेढक का अग्रपाद उसको चलने के लिए मदद करता है, काम करने के, चलने के लिए। घोड़े के अग्रपाद भी करते हैं। दोनों समजात हैं, दोनों दिखने अलग अलग दिखते हैं लेकिन उत्पत्ति और रचना एक ही कार्य के लिए हुई है, जो चलने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए चमगादड़ के पंख और कोई और, जैसे कीट के पंख है ना, दोनों उड़ने के लिए होते हैं लेकिन चमगादड़ के पंख बड़े दिखाई होते हैं और दूसरे पंख जो कीट होते हैं उनके पंख अलग दिखाई होते हैं, लेकिन काम एक ही है, कार्य एक ही है, लेकिन उत्पत्ति और रचना जो है अलग अलग है। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं बच्चों, अवशेषी अंग किसे कहते हैं। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग अथवा संरचनाएं जिनका पूर्व में उपयोग होता था परंतु वे वर्तमान में उपयोग नहीं होते, है ना, के कारण हर्षित अवस्था में होते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। सीधी सीधी बात, अवशेष हम किसको बोलते हैं, जो कि हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। तो यहां पर अवशेषी अंगों की बात हो रही है, ऐसे अंग जिसको हम नहीं जानते, ऐसे अंग जिसका हम उपयोग नहीं करते, हमारे उपयोग के नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। ठीक है, देखिए यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, ऐसे अंग जिनकी संरचनाएं का उपयोग पूर्व में होता था परंतु अब वे उपयोगी नहीं हो रहे हैं, उपयोगी न होने के कारण आश्रित अवस्था में होते हैं। जैसे मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका आज की डेट में कोई काम नहीं है, जब पिछले समय में क्या होता था, पुराने समय में, पुराने आदि मानव जो होते थे वो क्या करते थे बच्चों कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को क्या करते थे कि आदि मानव जो होते थे कच्चा मांस खाते थे। तो उस टाइम ये क्या होता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे काम में आते थे। आंख में निमेशक पटल, कंड पल्लव की पेशियां तथा पुच्छ कशेरुका, है ना, पुच्छ कशेरुका बोले तो जो हमारे रीढ़ की हड्डी से, कशेरुका बोले तो जैसे बंदरों का देखना पूंछ होता है, पहले भी क्या होता था, आदि मानव जो थे उनका पूंछ होता था, लेकिन आज क्या होता है, पूंछ नहीं होता है, लेकिन वो जो हड्डी जो होती है, कशेरुका जो होती है, वो आज भी है। ठीक है, साथ ही कर्ण पल्लव की मांसपेशियां। ठीक है, समृद्धि अंग किसे कहते हैं, समृद्धि अंग जीवों के वे अंग या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, कार्य भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, समृद्धि अंग कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे अंग जो कि रचना और उत्पत्ति में अलग होते हैं लेकिन काम समान करते हैं। पहले क्या था कि रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन
कार्य अलग अलग करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समजात अंग और समृद्ध अंग। समजात अंग और समृद्ध अंग में आपको क्या दे सकता है, अंतर लिखने के लिए दे सकता है, जो कि आप लिख लेंगे अगर आपको इनके बारे में पता है, समजात अंग और समृद्धि अंग, वृत्ति अंग क्या होता है, ठीक है। इस प्रकार की समान समृद्धता एनालॉजी कहलाती है। तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समृद्धता प्रदर्शित करते हैं। इनमें रचना तथा उत्पत्ति के दृष्टि से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तितली के पंख काइटिन, पक्षियों के पंख अग्रपाद तथा अपर लगने से तथा चमगादड़ के पंख उंगलियों के बीच की त्वचा से बनते हैं। देखिए भिन्न होते हैं लेकिन कार्य उनका समान होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, जो कि 2018 और 2023 के सेट सी 2018 के पूरा आया है, 2023 के सेट ए में आया है, ठीक है। एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता में कोई 3 कारण लिखिए। क्या बोल रहे हैं कि एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं। क्या होते हैं, लक्षण समान होते हैं। तो क्या है बच्चों की एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। एक ही जाति समूह में उपस्थित जीवों के समानता के निम्नलिखित है। एक ही जाति के समस्त समष्टियों का जीन कोष समान होता है। क्या होता है, जीन, जेनेटिक्स क्या होता है, समान होते हैं उनके, है ना, जीन पूल जो होता है समान होता है। साथ ही एक ही जाति के समूह के जीवों में प्रजनन की क्रिया एक समान पाई जाती है। प्रजनन की क्या होती है, एक समान होती है उनमें। एक ही जाति के जीवों में एक समान स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जीन जो पूल होता है, जेनेटिक्स होते हैं, जिनके जीन जो होते हैं, जीन कोष वो समान होते हैं, तो एक ही समान के स्वतंत्र जीन का भी प्रवाह होता है। तो ये 3 कारण हो गए, ठीक है। देखिए अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो फास्ट हो रही है, तो आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो, और जिसको स्लो लग रहा है वो क्या कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे, है ना, स्पीड को वीडियो के, ठीक है। देखते हैं 2019 के सेट सी, 2023 के सेट बी और 2024 के सेट सी में आया है। मेरे तरफ से इस सब जो प्रश्न है इसके लिए मैं लगभग आपको बोल रहा हूं कि 85 to 90% चांस है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है, वर्णन कीजिए। दूसरी क्वेश्चन क्या देता है, किसी जीव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने पर आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आज मनुष्यों में क्या हो रहा है कि अनियंत्रित वृद्धि हो रही है उनके जनसंख्या में, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रश्न है, मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी के कारण उसके आवास तथा अन्य बुनियादी जरूरत की पूर्ति करने हेतु तेजी से जंगलों का विनाश हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग क्या है, जितने बढ़ेंगे घर उतना ज्यादा होगा, डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा, तो जंगलों को काट रहे हैं, है ना, जिसके कारण बाघों व अन्य वन जीवों के आवास में कमी हो रही है ना। क्या हो रहा है, उनके आवास में कमी हो रहा है। इसी कारण अभी आपको लगातार न्यूज देखने को मिलते होंगे कि इस गांव में बाघ घुस गया, इस गांव में तेंदुआ घुस गया, इस गांव में भालू घुस गया। कारण ये है कि गांव में भालू नहीं घुसा है, हम लोग उनके घरों को, जंगलों को काट करके अपना घर बना रहे हैं, तो वो बेचारे हमारे घरों की ओर आ रहे हैं, ठीक है। चूंकि किसी भी जीव के आवास में उसकी बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन, प्रजनन, सुरक्षा आदि की पूर्ति होती है, तब बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। देखिए इस वाले प्रश्न के लिए ये पूरा प्रश्न लिखना पड़ेगा, बस ये इतना सा लाइन लिखोगे, अतः बाघों की संख्या बहुत कम हो रही है। साथ ही इस वाले प्रश्न के लिए, है ना, किसी जीव की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण आपको पूरा यहां तक लिखना पड़ेगा, तब बाघों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। कुटुम्बसर की गुफा की कानी मछली, क्या मछली की प्रजाति कैसे अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और आवास में अनुकूलित हो गई। देखते हैं कैसे अलग हुई और आवास में अनुकूलित हुई। कुटुम्बसर की गुफा में बहुत अधिक अंधेरा होता है। अंधेरे आवास में रहने के लिए मछलियों में अनुकूलन के फलस्वरूप कुछ भिन्नताएं उत्पन्न होती है, जिसके कारण कानी मछली की उत्पत्ति। इस प्रकार यह मछली अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई और अंधेरे में आवास में रहने के लिए अनुकूलित हो गई। मतलब देखिए कुटुम्बसर की गुफा में क्या था, अंधेरा था। कानी मतलब जो नहीं देख सकती, है ना। अब अंधेरे में रहते रहते क्या हुआ, उनकी आंख की रोशनी ही चली गई, ये बोल सकते हैं हम, है ना। तो इस प्रकार से एक मछली की नई उत्पत्ति हुई, मछलियों की प्रजाति की, वहां पर जो मछलियां थी उनकी नई उत्पत्ति, जिसको मछली कहा गया, मछली, है ना, उत्पत्ति हुई, जो कि क्या हुई कि अपने जो मछली का उनका
प्रजाति था उससे बहुत ही अलग हुई, कानी मछली हुई, उनके आंख में दिख नहीं रहा था, उनको क्या हो गया कि अपने आवास के लिए वो अनुकूलित हो चुकी थी। ठीक है, क्या डायनासोर का विलुप्तीकरण किसी समक्ष प्रजाति के विकास के कारण हुआ? डार्विन के अनुसार किसी आवास में जीने के लिए अधिक सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों का स्थान ले लेती है। क्या होती है कि अधिक सक्षम प्रजातियों की आबादी, जैसे कि जो ज्यादा सक्षम है, ज्यादा पावरफुल है, उसका क्या करता है कि अन्य प्रजातियों को क्या होता है, खा जाता है या फिर मार लेता है, जैसा भी हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि उसकी आबादी क्या होती है, अन्य प्रजातियों का स्थान ले लेती है, जिससे प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलाव आता है और जीवों का विकास चलता रहता है। या तो वो क्या होता है कि जैसे डायनासोर मार मार के खाते जा रहे हैं अन्य छोटी प्रजातियों को, तो क्या होगा कि वो सक्षम प्रजाति नहीं है जो डायनासोर के ऑपोजिट में है, तो वो क्या होगा, या तो उनकी आबादी कम होती जाएगी, डायनासोर की आबादी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन और बाकी चीजें मिल रही है। अब वहीं पर देखिए कि क्या होगा कि बाकी जो आबादी है कम होगी, इससे क्या होगा कि जो जीवों की प्रजातियां हैं उसमें क्रमशः क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है और जीवों का विकास चलता जा रहा है। इसी क्रम में डायनासोर वातावरण में परिवर्तन के कारण अपने आवास में अनुकूलित नहीं रह पाए और अधिक सक्षम प्रजाति के विकास के कारण ही विलुप्त हो गए। क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डायनासोर से भी कोई मजबूत आया जो कि उनके सक्षम प्रजाति उनको क्या कर रहा था, खत्म कर रहा था, और आज वो विलुप्त हो गए। ठीक है, उनके वातावरण में परिवर्तन हुआ डायनासोर के। अच्छा, ऐसा भी है कि या तो सक्षम प्रजाति के कारण हुआ या तो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उसको डायनासोर जो है झेल नहीं पाए और उनकी आज क्या हो गई, प्रजाति विलुप्तीकरण हो गई। ठीक है, प्रजातिकरण किसे कहते हैं? जैसे कि हमने अभी प्रजाति के बारे में पढ़ा, अब प्रजातिकरण के बारे में पढ़ते हैं। दो उदाहरण देके समझाइए। एक ही जीव के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जैविक प्रजाति बनाते हैं। क्या? जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा कि एक ही प्रजाति के समूह क्या करेंगे, प्रजनन कर सकते हैं, है ना, अलग अलग नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए ये क्या है कि एक ही प्रजाति के समूह आपस में लैंगिक प्रजनन कर जैविक प्रजाति बनाते हैं, लेकिन जब आवासीय विविधता के कारण जब वे आपस में लैंगिक प्रजनन करने में समर्थ नहीं रह पाते, क्या होते हैं, आवासीय विविधता के कारण, तब वो अलग अलग प्रजातियां बनने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रजातिकरण। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था एक ही प्रजाति के समूह के जो जीव होते हैं वो एक प्रजनन करते हैं, है ना, लेकिन अगर उनको आवासीय विविधता हो जाती है और वो प्रजनन नहीं कर पाते हैं तो अलग अलग प्रजातियां बनने लगती है। इस घटना को प्रजातिकरण कहते हैं। जैसे कि कुतुब सर की गुफा की काली मछली की प्रजाति अपने ही वंश की मछलियों से अलग हो गई। अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाली फिंच की प्रजाति विविधता उत्पन्न हुई तब इनसे नई प्रजाति उत्पन्न हुई। ठीक है, जीवों के विकास में आवास की क्या भूमिका है? आवास की भूमिका अब हम देखते हैं कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी, ठीक है, उनकी बुनियादी जरूरतों भोजन, सुरक्षा और प्रजनन की पूर्ति होती है। आवास में क्या होता है, जैसे कि आपका घर है, वहां पर आपके लिए भोजन, सुरक्षा, प्रजनन सभी चीज होने चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, बुनियादी जरूरत। ठीक है, आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति न होने से उनकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आवास की पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे आज मनुष्य को समय पे भोजन मिल रहा है, ठीक है, सुरक्षा मिल रहा है, तो आज इनके आवास में क्या हो रहा है, प्रजाति में क्या हो रहा है, लगातार उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है और मनुष्य की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। और जैसे कि इनको अगर भोजन, सुरक्षा, प्रजनन की पूर्ति नहीं होती है बुनियादी जरूरतों की, तो क्या होगा कि उनके संख्या में वृद्धि लगातार नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए जीवों के विकास के सिद्धांत पर 4 बिंदु का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2019, 23, 25, 2019 में भी आए, 23 में, 25 में आए, 26 में आने के चांसेस हैं, क्योंकि 19 के बाद 23 में आए, 23 के बाद 25 में आए, 25 के बाद हो सकता है 26 में आए या फिर 27, 28 में तो आ ही जाएगा। डार्विन और बेलेस का प्रतिपादित जीवों के विकास का मुख्य बिंदु निम्न है। क्या है, डार्विन का जीवों में विविधता पाई जाती है, पहला। दूसरा क्या है कि जीवों नई जातियों की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित प्रजातियों से हुई है, क्योंकि नई जाति अचानक से तो नहीं आई है, जो पूर्व में उपस्थित प्रजाति थी उन्हीं से हुई है। जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, अर्थात सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। ठीक है, सभी जीवों के पूर्वज क्या थे, एक ही थे। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं अनुवांशिक होती है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ठीक है, विभिन्नताएं होती है लेकिन वो अनुवांशिक होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहती है, जाती रहती है। प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता रहता है, जिससे जीवों का विकास चलता रहता है। ठीक है, आबादी में जब बदलाव होगा तभी क्या होगा, जीवों का विकास चलता रहेगा। अनुकूलन और जीवाश्म क्या है,
अनुकूलन, किसी भी जीव के अपने आसपास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी की समय के साथ बढ़ते रहती है, जिसका उदाहरण है जिराफ की गर्दन, पक्षियों की पंजे और चोंच। ठीक है, जैसे कि अनुकूलन, अनुकूलन मतलब क्या कि जैसा उसको आवास मिलता है उसमें क्या करता है? जीव ढलता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, और जीवाश्म में क्या होता है? प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म शब्द से ही जीवोआश्म, ठीक है, जीवों के अस्थि या फिर बोल सकते हो जीवों के बचे खुचे पार्ट्स, जैसे कि यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि प्राचीन काल में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष, ठीक है, जीवों के अवशेष को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहां से 1 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न ही लगातार पूछे जाते हैं। क्या? 1 नंबर और 3 नंबर के। ठीक है, अनुकूलन की क्या भूमिका है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आप क्या कर लेंगे? उसी को कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर फिर से देखिए समजात तथा समृद्ध लक्षण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, जो कि हम अभी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अभी पढ़ाया था लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का 3 और 5 देखिए। ठीक है, अम्ल, क्षारक और लवण। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? अम्ल, क्षारक और लवण, जो कि इकाई 1 का अध्याय 2 है। इकाई 1 का अध्याय 2 है, जिसमें हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षारक के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल, क्षारक, लवण क्या होता है ना, कैसे अम्ल, क्षारक और लवण की पहचान की जाती है। चलो तो आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अम्ल, क्षारक और लवण हम देखते हैं। नींबू के रस में क्या होंगे? नींबू के रस में H+ आयन अधिक होंगे या OH- अधिक होंगे? H+ आयन कम होंगे या OH- आयन जो है अधिक होंगे? H धन तथा OH ऋण आयन बराबर होंगे, केवल H+ आयन होंगे। तो देखिए नींबू का रस क्या होता है? खट्टा होता है, अम्ल होता है। अम्ल में क्या होते हैं कि OH आयन क्या होते हैं? कम होते हैं, और H+ आयन क्या होते हैं? H धन आयन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल नहीं है। क्या? प्रबल अम्ल नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, CH3COOH क्या है? प्रबल अम्ल नहीं है। H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसके बाद देखिए उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? उदासीन है, उदासीन का मतलब क्या है कि 7 होता है। 7 pH मान जो है क्या होता है? उसमें जो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इसके बाद ये दंत क्षय का कारण क्या है? दंत क्षय का कारण है लार का pH। लार का pH मान जब क्या होता है? जब लार का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है? दंत का क्षय होने लगता है। ठीक है, इसको 2018, 22 और 24 में आया है, तो 2026 के आ सकता है, क्योंकि 18 के बाद 22, 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26 है ना। एक साल गैप करके देखिए ये किस प्रकार से आ रहा है। तो 5.5 से जब pH लार का pH मान कम हो जाता है तब क्या होता है? दंत क्षय का कारण ये बन जाता है। ठीक है, किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? इसका है हमारे पास कि NaCl क्या होता है और Na2SO4 क्या होता है? NH4Cl ये क्या है? हमारा अम्लीय होता है। उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय है इस लवण की प्रकृति, है ना। ये लवण है बच्चों, क्योंकि इसमें आपको आगे बताऊंगा मैं कि ये लवण क्यों है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्षारीय विलयन में डुबाने पर लिटमस क्या हो जाता है? लिटमस को आप प्रयोग किए होंगे कि क्षारीय विलयन अम्लीय विलयन में जब डुबाने पर क्या होता है? उसका कलर चेंज होता है। तो जब आप क्षारीय विलयन में लवण को डुबाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? क्योंकि 7 में तो क्या होता है? उदासीन होता है, तो 7 से कम होता है तो क्या हो जाता है? अम्लीय विलयन हो जाता है। और जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय विलयन का pH मान है वो। ठीक है, तो क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। देखिए प्रश्न नंबर 10 का A, अ और 9, प्रश्न नंबर 9 का है ब, 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का pH मान। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा में pH मान, ठीक है, अम्ल वर्षा में pH मान, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, मान ही लिखा होना चाहिए, खाली स्थान से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है,
ठीक है, ये देखिए 7 से कम होता है, क्योंकि अम्ल की बात हो रही है, अम्ल का क्या होता है 7 से कम होता है। फिर 2000 उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है 7 होता है, क्या होता है 7 होता है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 8वां का 7, ठीक है, और सॉरी उदासीन विलयन का पीएच मान 5वां का 7, ठीक है। फिर बार्नस्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ क्या कहलाता है, जो प्रोटॉन दाता है वो अम्ल कहलाता है। वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, अभी अभी अपने बताया कि वर्षा का जल क्या होता है अम्लीय होता है, ठीक है, वर्षा का जल क्या होता है अम्लीय होता है। तो 8वां का देखिए क्या है आंसर 7 होता है। अब बंधों का बनना और टूटना क्या कहलाता है, बंधों का बनना और टूटना रासायनिक अभिक्रिया, जिसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। 2023 में आया HNO3 एक प्रबल खालिस्तान है, अम्ल है, क्या है प्रबल अम्ल है HNO3, ठीक है, ध्यान रखेंगे बातों को। NaOH खालिस्तान एक खालिस्तान क्षार है, क्या है प्रबल क्षार है, ठीक है। प्रश्न यहां से 3 नंबर के आएंगे, जैसे पीएच मान क्या है 2010-2014 में आया, ये तो सभी को पता होना चाहिए पीएच मान क्या है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, उदाहरण अध्याय 2 है, पूरा पीएच मान पर ही डिपेंडेंट है। किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के ग्राम पर लीटर सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। क्या होता है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयनों के ग्राम प्रति लीटर का सांद्रण का ऋणात्मक लघुगुणक होता है। जैसे H+ तो 10 की घातांक ऋण pH, अथवा pH बराबर -10 log 10 H+। ये चीज आपको क्या है कि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हमारे मोर पाठशाला के ऐप में जाकर के आप देख सकते हैं, पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ठीक है बच्चों, फिर बोलता है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, क्या है एसिटिक अम्ल। घ्राण गंध सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान कैसे करते हैं। खट्टी गंध आए तो पदार्थ अम्ल है, हल्का कड़वा गंध आए तो क्षारीय पदार्थ को प्रदर्शित करते हैं। घ्राण सूचक उपयोग कर अम्ल और क्षार की पहचान संभव है, जो कि दृष्टिबाधित जो होते हैं वो बच्चे करते हैं, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पर हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न है हमारे पास, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, क्योंकि वो खट्टा हो जाएगा तो वो 7 से और कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही जम जाने पर अधिक खट्टा हो जाता है, अतः इसका पीएच मान में कमी आ जाएगी। क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि दही बनने पर खट्टा होगा। अम्ल का क्या होता है कि पीएच मान बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे कि अचार को तांबे या तांबे एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता। अचार में अम्ल होता है, तांबे और एल्यूमिनियम से बर्तन से क्रिया कर लेता है और लवणीय पदार्थों का निर्माण करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अगर हम उनको ग्रहण करते हैं, हम उनको भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। इसलिए हम तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखते हैं अचार को, ठीक है, क्योंकि उसमें अम्ल होता है। मध्याह्न भोजन में करते समय थोड़ी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई, घर जाकर उसने जब उस पर साबुन लगाया तो कपड़ों का रंग लाल हो गया, इसका कारण समझाइए। सब्जी में हल्दी थी, हल्दी का प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग अथवा क्षार के साथ लाल रंग देता है। साबुन क्षारीय पदार्थ है, अतः कपड़े का रंग क्या हो गया, लाल हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न है, पूछा गया है। सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग करता है कर अम्ल क्षार की पहचान कर सकता है। सुरेश दृष्टिबाधित छात्र है, वह घ्राण सूचक सूंघ कर चख कर अम्ल क्षार की पहचान करेगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न था कि घ्राण सूचक के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए समझाता हूं मैं आपको। धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसा मुक्त करेगा, जैसे कि हमारे पास क्या है 2HCl क्या है 2HCl हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और धातु हमारे पास क्या है जिंक क्या है धातु है, ठीक है। अब इसको जब हम क्रिया करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जिंक जो है क्लोरीन के साथ क्लोराइड के साथ, क्लोराइड क्या है यहाँ पर 2 है इसलिए हमने 2 लिखा, और H2 क्या है यहाँ पर मुक्त होता है, जो कि हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। H2 क्या है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हम देखते हैं क्योंकि
हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन जो है 95% चांसेस हैं कि वो फिर से आए। 2017 के सेट सी में आया है कौन सा, दो पदार्थों ए और बी का पीएच मान क्रमशः 8 और 2.5 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्लीय और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसमें से कौन से पदार्थ का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पीएच मान पता है कि जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है क्षारीय होता है। देखिए ए और बी का पीएच, ए क्षारीय तथा बी अम्लीय होगा। ए क्षारीय क्यों होगा, क्योंकि 7 से ज्यादा उसका पीएच मान है। बी अम्लीय क्यों होगा, क्योंकि 7 से कम उसका पीएच मान है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 3 अंक के प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। समारू के ने ताजे दूध में खाने का सोडा मिलाकर उसका पीएच मान 6 से बदलकर 8 कर दिया। ताजे दूध में क्या कर दिया, खाने का सोडा मिला दिया तो उसका पीएच मान 6 से बदलकर 8 हो गया। इससे दूध से दही बनने में अधिक समय क्यों लगेगा। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि ये प्रबल क्षारीय हो गया है, प्रबल क्षारीय हो गया है क्योंकि 7 से ज्यादा हो चुका है उसका क्या पीएच मान। दूध में खाने का सोडा मिलाने पर पीएच मान बढ़ जाता है और दही बनने में अधिक समय लगता है। क्योंकि दही का पीएच मान कम होता है तो फिर से वो इंक्रीज हुआ है, जो पीएच मान डिक्रीज होने के लिए उसको अम्ल बनने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके साथ ही हम प्रश्न नंबर 5, टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.2 है, मतलब अम्लीय है। धान की अच्छी उपज के लिए वो मिट्टी के पीएच मान किस प्रकार नियंत्रण रख सकती है। धान की अच्छी फसल के लिए पीएच मान 5 से 8 के बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए, 5 से 8 के बीच। लेकिन टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी तो 4.2 है उसका पीएच मान। अब देखिए, मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा कम होने पर फसल के उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए टिकेश्वरी के खेतों में खाद, चूना व राख डाली जाती है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसका पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्षारीय होगा थोड़ा, है ना, जिससे क्या होगा कि मिट्टी में धान की फसल उपज जो है ना, वो अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न हमारे पास छत्तीसगढ़ 2024 के सेट एबीसी में आया, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्षार पढ़ा, अम्ल पढ़ा, अब लवण देखते हैं। अम्ल धातु के साथ मिलकर, ठीक है, अम्ल धातु के साथ मिलकर धातु को एक यौगिक बनाता है। अम्ल धातु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, लवण में एक भाग धनायन तो दूसरा ऋणायन होता है। ठीक है, एक भाग क्या होता है, धनायन, और दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है। लवण की प्रकृति क्षारीय व अम्लीय मूलक पर निर्भर करती है। NH4NO3 अम्लीय प्रकृति, Na2CO3 क्षारीय प्रकृति। किससे ये हम करते हैं उसको, कि लवण की प्रकृति क्षारीय और अम्लीय मूलक पर निर्भर करती है। एक भाग धनायन है तो दूसरा भाग क्या होगा, ऋणायन होता है। ठीक है, कुछ पदार्थों के पीएच मान निम्नलिखित हैं। सारणी में दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर खाने का सोडा किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय है, जो कि 7 से ज्यादा है, 13, 8। खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ठीक है, नींबू का रस। ठीक, पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, खाने का सोडा। ठीक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब क्या है, किन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय है। अम्लीय बोले तो 7 से कम। 7 से कम क्या है, 2.5, 5.5। नींबू का रस और सिरका क्या है, अम्लीय है। और किसका उदासीन है, जो 7 में अटक गया है, क्या है, पानी, उदासीन है। ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि किसका क्षारीय किसका अम्लीय होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित लवणों के अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के आधार पर पृथक कीजिए, इनके रासायनिक नाम भी लिखिए। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, अम्लीय होता है। साथ ही साथ NaHCO3 सोडियम, Na क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई क्यों लगा, 3, ठीक है, कार्बोनेट क्षारीय होता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्या है ये, NH क्या होता है, अमोनिया, ठीक है, और Cl क्या होता है, क्लोराइड, तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है। CH3COONA सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए कि जूली ने जब 5 बिलियन ABCDE की सर्वात्रिक सूचक, ठीक है, ये 2022 के सेट एबीसी में आया था। इस प्रश्न को हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए उष्मा और ताप,
अध्याय 3 उष्मा और ताप जो है ये क्या है, अध्याय 3 इकाई 1 का उष्मा और ताप के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे कि उष्मा क्या होता है और तापमान क्या होता है। उष्मा और तापमान दोनों डिफरेंट थिंग्स है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे, आगे हम पढ़ते हैं उष्मा क्या होता है, तापमान क्या होता है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है उष्मा और तापमान, इसमें हम पढ़ेंगे कि उष्मा और तापमान क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां से 1 नंबर में सही विकल्प का एक भी प्रश्न नहीं आया, तो हो सकता है कि इस साल आ जाए, अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आ जाए, हम देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, ठोस में रेखीय क्षेत्रीय और आयतन का प्रसार अनुपात क्या होता है? 1:2:3। क्या होता है? 1:2:3। रेखीय, क्षेत्रीय, एरिया और आयतन। ठीक है, आयतन का प्रसार इस प्रकार से होता है 1:2:3। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे दी गई वस्तु में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा उष्मा चालक है? उष्मा का चालक और सुचालक, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो उष्मा को अपने अंदर से जाने दे, अपने अंदर संभाले, उसको हम चालक बोलते हैं। जो उष्मा के ऑपोजिट काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक। तो चालक क्या होगा? एस्बेस्टस। क्या होगा? एस्बेस्टस क्या होगा इसका? चालक, सॉरी, लोहा क्या होगा? चालक होगा। एस्बेस्टस क्या होगा? कुचालक होगा। लकड़ी कुचालक होगा। कांच कुचालक होगा, क्योंकि कांच क्या होता है? उष्मा का ढंग से उससे क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं हम कि क्रिया नहीं करता है उष्मा से, है ना, और उसका कुचालक होता है। साथ ही लकड़ी भी कुचालक ही होता है, आप जितना जानते होंगे। लेकिन लोहा क्या होता है, अगर उष्मा में है तो बहुत ही जल्दी एब्सॉर्ब करता है और उसका सुचालक होता है या चालक होता है। ठीक है, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। -273 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको याद रखना है। मनुष्य के डिग्री का क्या है? फ़ारेनहाइट से नापते हैं, और 98.6 98.6 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, बुखार होती है तो ये बढ़ जाती है। उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद देखिए उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 4, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ये रिपीट होते हैं अधिकतर। उष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा धारिता। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 2 बार पूछ चुका, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। परम शून्य तापमान भी याद रखेंगे, वो भी क्या होता है? परम शून्य तापमान ने क्या था? हाँ, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से बड़े क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट उष्मा धारिता क्या है? सभी पदार्थों के समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए उष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है, यही विशिष्ट उष्मा धारिता है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सभी पदार्थों का समान मात्रा में ताप बढ़ाने के लिए उष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है। जैसे कि मान लो लोहा को गर्म करने के लिए आपको कम में जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, ताप बढ़ाना है तो। लेकिन वहीं पर अगर मैं लकड़ी को गर्म करना है तो ज्यादा तापमान देना पड़ता है, तो उष्मा की विभिन्न मात्रा लगती है। यही बात है कि विभिन्न उष्मा धारिता क्या होती है? ये विशिष्ट उष्मा धारिता, विभिन्न नहीं, विशिष्ट उष्मा धारिता। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में लिए गए उष्मा को, उष्मीय ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने से क्यों फूट जाता है? गैस से भरा गुब्बारा आग के पास ले जाने पर गुब्बारे की गैस में उष्मीय प्रसार होने से फूट जाता है। क्या होता है कि बाहर का तापमान जो होता है गर्म होता है, गैस के अंदर गुब्बारे के अंदर का जो गैस होता है उसके अंदर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इस वजह से क्या है कि गुब्बारा को फोड़ के जो है गैस बाहर आ जाता है, इस वजह से क्या होता है? गुब्बारा फूट जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ताप क्या है, उष्मा क्या है? ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो यह बतलाता है कि यदि उस वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में रख दिया जाए तो उष्मा या ऊर्जा के बहने की दिशा होगी, यदि दोनों ऊर्जा विनिमय संभव हो। ठीक है, वहीं पर उष्मा क्या है? वह ऊर्जा जो तापमान के कारण स्थानांतरित होती है, उष्मा कहलाती है। ठीक है, उष्मा का एसआई मात्रक और व्यवहारिक और एसआई मात्रक, व्यवहारिक मात्रक क्या है? कैलोरी, और एसआई मात्रक है जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे, आया तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, इसका SI मात्रक लिखिए। अभी अभी हमने पढ़ा विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब हम देख रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, ऊर्जा मात्रा को उस वस्तु के विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ऐसा पद्धति में इसका मात्रक जूल किलोग्राम, CGS में इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी पर किलोग्राम, सॉरी कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 में क्या है कि -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिए। ठीक है, तो कैसे हम डिग्री को फ़ारेनहाइट में, सॉरी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर C/5। ठीक है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट हमको लाना है बटे 32 और 9, C हमारा क्या है, जो डिग्री सेल्सियस दिया होता है हमको C बोलते हैं, या फिर आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं बटे 5। अब देखिए यहाँ पर गुणा भाग हो जाएगा, 5 6 का 30, क्या हो जाएगा 5 -32/9 इक्वल टू -6। ठीक है, बराबर -6 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो 6 × 54, 5 - 32 बराबर 6 × 54, फिर 5 F बराबर -54 धन 32 बराबर F बराबर -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र है हमारे पास क्या है, F -32 बटे, ठीक है, 9 बराबर C/5। ये हमारे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का सूत्र है, फॉर्मूला है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद देता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो फ़ारेनहाइट की जगह में आप क्या कर देंगे, फ़ारेनहाइट लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, -40 डिग्री, तो ये हो जाएगा -40 -32/9 बराबर C/5। -40 -32 माइनस हो गया प्लस 40 50 60 70 72 हो जाएगा बटे 9, 9 8 72। ठीक है, C/5। ठीक, फिर 8 पंचे 40 ऋण 40 C, मतलब C बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री ऋण 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं क्या आया है आंसर, ऋण 40 डिग्री सेल्सियस। अब फिर डिग्री को फ़ारेनहाइट में, तो आपको एक चीज याद रखना है, क्या याद रखेंगे बच्चों, जो मैंने अभी लिखा था, फिर वही चीज लिख देता हूं आपके लिए, क्या, F ऋण 32/9 बराबर C/5। ये आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए सूत्र है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, फ़ारेनहाइट अगर दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में पुट कर देंगे, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारे पास है 14, उष्मारोधी पदार्थ क्या है, उष्मारोधी पदार्थ। ठीक है, रोधी मतलब क्या, रोकना, क्या, रोकना। तो उष्मारोधी, रोधी मतलब क्या है कि वो सीधा सीधा नहीं बोल दे रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें उष्मा का संचरण नहीं होता है, उसमें चालकता शून्य हो, उसे उष्मारोधी पदार्थ कैसे, रबर, एबोनाइट और एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस, उसमें चालक क्या होता है, जो कि उष्मा का संचार करने दे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें उष्मा का संचरण सरलता से हो, उसमें चालक कहते हैं। अब कुचालक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिसमें उष्मा का संचरण सरलता से नहीं होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उष्मा रोधी और कुचालक दोनों में कंफ्यूज होते हैं। रोधी जो होने ही नहीं देता और कुचालक जो होता है लेकिन सरलता से नहीं होने देता, इसमें आपको देखिए CGS पद्धति और SI पद्धति में उष्मा का मात्रक क्या है। अभी हमने पढ़ा था CG पद्धति में उष्मा का मात्रक कैलोरी है और SI पद्धति में उष्मा का मात्रक जूल है। 1 जूल 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.18 गुणित 103 जूल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिया। अभी मैंने आपको बताया था F -32/9 C/5 क्या है, सूत्र है इसका, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार, ये आपको 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का रहा है, 3 नंबर में भी पूछ सकता है ये। ठीक है, अब देखिए आधे, यदि कमरे का तापमान 0 डिग्री केल्विन है ना, तो यहाँ पर सेल्सियस पैमाने का तापमान कितना होगा, तो क्या होगा, ये सूत्र है हमारे पास, K - 273 बटे 373 - 273 बराबर C - 0 बटे 100 - 0। तो C - 0 को 100 - 0 भी लिख सकते हैं। 373 - 273, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 0 के बोल रहा है तो 0 हो गया, है ना,
और के सी यहाँ पर क्या हो गया 100 और ये 2 सी का C0 यहाँ पर गुणा हो गया K माइनस 273 और C का C है ना, और 0 माइनस 273 बराबर C और C बराबर माइनस 273। ये क्या हो गया, क्योंकि K का मान क्या था 0 था। ठीक है, ये 100 रहेगा, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे हम हल करते हैं। या फिर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक चीज गलत किया है इन्होंने, आप ध्यान देंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 बराबर C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर 100 होना था बस, बाकी सब ठीक है। देखिए K माइनस 273 एज इट इज लिखी हमने, 300 माइनस 200 100 हो गया बराबर C माइनस C और ये हो गया 100 दोनों को हटा दिए, K माइनस 273 बराबर C, तो K का मान क्या है 0, 273 बराबर C, तो C बराबर आ गया माइनस 273। ठीक, ये क्या है हमारा तापमान सेल्सियस पैमाने में। ठीक है, केल्विन का सेल्सियस। अब देखिए लघुत्तरी प्रश्न 2। ठीक है, इसमें क्या है कि अब हम देखते हैं कि केल्विन के पैमाने को थर्मामीटर न्यूनतम अधिकतम तापमान चित्र द्वारा प्रदर्शित करती है। प्रश्न क्रमांक 9 में चित्र ए का प्रदर्शन करें। प्रश्न क्रमांक 9 भी देखते हैं। सेंटीग्रेड पैमाने में थर्मामीटर को न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, तो सीधा सीधा प्रश्न क्रमांक 9 में मैं आपको लेकर के आ जाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाना थर्मामीटर में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। ठीक है, जिसमें देखिए केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इसमें क्या चेंज है देखिए। केल्विन में 273 केल्विन न्यूनतम तापमान है, 310 क्या है 273 से 310, ये 100 का अंतराल है इनके बीच में, 373 अधिकतम तापमान, 273 न्यूनतम, 373 अधिकतम तापमान। सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान होता है और 100 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री क्या होता है न्यूनतम तापमान, 98.6 डिग्री क्या है बीच का तापमान, जो कि हमारे मनुष्यों के शरीर का तापमान है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है अधिकतम तापमान है। तो ये क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके आपको क्या हो जाएगा कि ये बच जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बना पाएंगे इसको। ठीक है, इसके साथ ही देखिए यहाँ से बड़े प्रश्न जो है नहीं आते हैं। बड़े प्रश्न क्या है नहीं आते हैं, देखिए यहाँ पर टिप्पणी लिखिए, ये बड़े प्रश्न है पूरे। देखिए बड़े प्रश्न एक भी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ से मात्र 3 नंबर तक आ रहे हैं। एक देखिए, मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है सेल्सियस, तो फिर से ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, वही है, दीर्घ उत्तरी में दे दिया है। ठीक है, निम्नलिखित तापमान को पैमाने परिवर्तित कीजिए। अच्छा, एक बार देखिए 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, फिर 12 केल्विन को सेल्सियस में, इसमें क्या कर देगा 12 केल्विन सेल्सियस, ये दो फॉर्मूला F-32 212 माइनस 32 और ये C-0 समझ, ये जो आपको फॉर्मूला क्या है बच्चों याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा क्या है कि इकाई 1 समाप्त होता है। इसमें क्या है, फॉर्मूले से क्या करेगा, आपको 3-4 फार्मूला है याद करके रखना है। क्या पता 3 नंबर में एक नंबर का डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन को तापमान सेल्सियस में चेंज करके दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे, है ना, इससे आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इकाई 1 हमारा समाप्त हो चुका है, इसके बाद हम देखेंगे इकाई 2। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।